साथ इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मैं लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद हूं और मैं आज राजभर जी से कई मुद्दों पर लेकर के बातचीत करूंगा। राजभर जी पूर्वांचल से अकेले चले थे, लेकिन आज वो अकेले नहीं हैं। आज उनके साथ काफिला है। आज उनके साथ लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग हैं। उनकी कौम के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। राजभर जी दलित और पिछड़ों की बात नहीं करते हैं, राजभर जी पूरे वंचित समाज की बात करते हैं। वो वंचित समाज जो अपना हक और अधिकार पाने से पीछे छूट गया है। तो मैं आज राजभर जी के साथ हूं और राजभर जी से कई मुद्दों को लेकर के बात करूंगा। सर, आपका एक भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बताइए, 2024 को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और सुभाषपा जो है वो लगातार अपने जो वंचित समाज के मुद्दे हैं, दलित और पिछड़ों को लेकर के, तो आपका 2024 को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम अपनी पार्टी जो बनाए हैं, वो जो वंचित शोषित हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, उनको हक दिलाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए आज देश में अगर आप बात करें तो गौतम बुद्ध जी ने नारा दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो महिलाओं को, किसी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और शूद्रों को तो पाबंदी थी। इसके खिलाफ जंग छेड़ा महात्मा ज्योतिबा फूले ने कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को खुद पढ़ाया और स्कूल खोला। जमीन फारूक बेग नाम की महिला ने अपनी जमीन दी, विद्यालय खोला। आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं, तो वो देन सावित्रीबाई फूले की है। उसी लड़ाई को छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे बाबू जगदेव कुशवाहा हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, चाहे मान्यवर कांशीराम जी, सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही कि शिक्षा को सर्वोपरि माना। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी लड़ाई को हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं और समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक, प्रधानमंत्री एक, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? अमीर के बेटा को अलग और गरीब के बेटा को अलग। अमीर का बेटा प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कबूतर कौआ पढ़ेगा। जब दोनों पढ़ के आगे जाते हैं, कोई नौकरी निकलती है, दोनों अप्लाई करते हैं, प्राइवेट और सरकारी के बच्चे, अमीर और गरीब के बच्चे, तो पेपर एक आता है, फिर एकता आ जाती है। तो जब फिर पेपर एक आता है तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? इसी नाते भारतीय समाज पार्टी बराबर लोगों को जगाने की बात कर रही है कि जागो तभी सवेरा है। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा दुनिया के तमाम देशों में है, तो भारत में भी इसको लागू कराओ, ताकि एक समान शिक्षा होगी तभी समाज तरक्की कर सकता है, प्रदेश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। दूसरा, इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, तो फिर रोजगार परक शिक्षा क्यों न लागू हो? मोबाइल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य, सभी जाति, सभी बच्चों को। जब बच्चा कॉलेज छोड़ेगा तो हमारा अंदाजा है कि उसके हाथ में एक हुनर होगा, तो कहीं भी 3 महीना 4 महीना ट्रेनिंग दे लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो अपनी खुद की दुकान, चाहे मोबाइल की दुकान खोल ले, चाहे मोटरसाइकिल की खोल ले, चाहे फ्रिज की खोल ले, चाहे एसी की खोल ले, तो वो खुद अपना रोजी रोटी कर सकता है। हम रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री है, तो फिर भारत में तमाम स्कीमें जब गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, तो इसको सबको एक क्यों नहीं कर दिया जाता? गरीबों को शिक्षा फ्री कर दिया जाए। इस बात के लिए क्यों नहीं लड़ाई हो रही है? आज महिलाओं के लिए 33%, हम लोग तो 50% आरक्षण की बात हमारी पार्टी करती है। 33% लोकसभा में लागू हुआ,
अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि चोर भागल जात बा तो इक्का मुक्का सही, तो कम से कम 33% तो मिला। जब राजनीति में उनको आरक्षण मिल गया तो फिर नौकरियों में आरक्षण उनको 33% मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के, आईजी बन के, डीआईजी बन के, तहसीलदार, कानून गो लेखपाल बन करके, एसडीएम बन के, डीएम बन के नहीं आएंगी, तब तक उनके ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार समाप्त नहीं हो सकते। इस नाते 33% रिजर्वेशन नौकरियों में भी उनको दिया जाए। जब वो फाइटर प्लेन चला सकती हैं तो फिर दरोगा की कुर्सी हो, चाहे एसपी की कुर्सी हो, चाहे डीएम की कुर्सी हो, बेहतरी से वो चला सकती हैं। जिस तरह बढ़िया खाना घर में बना करके पूरे परिवार को खिलाती हैं, उसी तरह बढ़िया शासन दे करके हमारी बहन बेटियां समाज को एक अच्छी दिशा दे सकती। इस नाते हम नौकरियों में उनको 50% आरक्षण हमारी पार्टी चाहती है। हम इस लड़ाई को लेकर के हम समाज के बीच में बराबर लड़ते झगड़ते रहते हैं कि देश में अमन चैन हो, भाईचारा हो, मिल्लत हो, सब लोग मिल के रहें, लेकिन नफरत की राजनीति हो रही है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आपने साइकिल चला के संघर्ष पूर्वांचल से शुरू किया था। आज का उस समय जो राजनीति का दौर था वो एकदम ग्राउंड जीरो पे गांव से लोग राजनीति की शुरुआत करते थे। आज सोशल मीडिया और डिजिटल का जमाना हो गया है, तो सत्ता जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। राजभर जी योगी पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री थे। सत्ता में आज बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए, सत्ता में लोग चिपके रहने के लिए पूरे ताम झाम जतन करते हैं, लेकिन आप सत्ता को एक झटके में ठोकर क्यों मार देते हैं जब मिलती है तो? देखिए, हमारे लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम अपनी बीड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। तो हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से तो आजादी मिली, आज आप अपने नेताओं के गुलाम हो। जाति के नेता खड़े कर दिए जाते हैं। जाति का नेता अपनी पार्टी को, जिस पार्टी में रहता है, वोट तो दिला देता है, जब समाज के हित की बात आती है तब वो नेता नहीं बोलता है, तब वो पार्टी का गुलाम बन जाता है। तो वो जाति का गुलाम नेता, पार्टी का गुलाम, दोनों वो गुलामी करता है। उधर पार्टी की गुलामी करता है और समाज की भी गुलामी करता है, समाज के हक को नहीं बोलता है। उदाहरण, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% दलितों का, उसमें लूटा गया। सदन से लेकर सड़क तक कौन बोला? ओम प्रकाश राजभर। तमाम पिछड़े दलित नेता हैं, विभिन्न पार्टियों में हैं। अभी भी सर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, सारी विपत मुसीबत पिछड़े दलित के ही ऊपर क्यों? ये पिछड़े दलित अपने हक की लड़ाई कब लड़ेगा? आपको बता दूं, अभी मैं 28 तारीख को था इटावा, 20,000 बंजारा जुटा था, बंजारा जिसकी कोई गिनती नहीं। हम उनको जगा रहे हैं कि आप अपने लिए लड़ो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रूट, आवास, शौचालय, पेंशन के लड़ो। वो लोग कहा, ये बात तो कोई बताया नहीं हम लोगों को। लोग तो आते थे कि वोट देना है दे दो, हम लोग वोट दे के 5 साल चुप मार के रहते थे। प्लास्टिक की बोरी में, प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना करके लोग रह रहे हैं, प्लास्टिक की बोरी का छत बनाए हुए हैं, पुआल का छत बना के रह रहे हैं। जहां आज देश में नए भारत की परिकल्पना हो रही है, उस देश में मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। 50 गांव घूमा, वही हाल मैंने अर्कवंशी का देखा, आरक का देखा, पाल का देखा, प्रजापति का देखा, कश्यप का देखा, नाई, गोंड, पाल, कुम्हार का देखा, धोबी, धरिकार, पासी, खटिक, चमार का देखा। सबको मैं देख रहा हूं, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, उनको भी देखा, सबको देख रहा हूं। स्थितियां बड़ी गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए हम लोग, नेता लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर काम करते हैं। आज भी हमारी पार्टी प्रतिदिन कम से कम 55 से 60 गांवों में चौपाल लगा रही है। आज भी, आज अभी कहिए तो खोल के दिखा दूं किसी किन गांव में चौपाल लगी है, कितने लोग जुटे हैं। हम वही कह रहा हूं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, नेता के नहीं।
जो नेता गूंगा बहरा लंगड़ा लूच की तरह रह रहा हो, जिसको वो क्या कहते हैं दिव्यांग हो गया हो, ऐसे नेताओं के चक्कर में क्यों पड़े हो? अच्छा सर, एक सवाल और है। ये कहा जाता है राजनीति में अक्सर कि पूर्वांचल में अगर किसी को सत्ता मिलनी है तो उसे राजभर जी की चौखट पे जरूर आना पड़ेगा। पूर्वांचल में सत्ता की जो चाबी है वो राजभर जी के पास है। लेकिन अभी आप बीते कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप पश्चिमी यूपी के भी दौरे कर रहे हैं, गाजियाबाद गए हैं, आप हापुड़ गए हैं, मैनपुरी भी गए हैं। तो आप पार्टी का विस्तार कर रहे हैं या फिर कुछ और संदेश है इसमें? नहीं, देखिए, हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो वंचित शोषित लोग हैं, हम उनको जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, आप शिक्षा में आप कहाँ खड़े हो, स्वास्थ्य में आप कहाँ खड़े हो। देश में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत के आया, तब से लोगों को ये मालूम लगने लगा कि विधायक भी गरीबों के इलाज के लिए विवेकाधीन कोष से पैसा दिलाते हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। क्यों दिया, मुझे जानकारी हुई, चिट्ठी लिखने लगा। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि उनको जगा रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया है, तो दारू के लिए नहीं दिया कि दारू लेके पीना, मुर्गा लेके खाना, धोती रुपया लेना। मुझे तो ताजुब होता है जब मैं पश्चिम जाता हूँ, एटा, इटावा, कन्नौज, घासगंज, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, जब उधर जाता हूँ तो मुझे ताजुब होता है। लोग बताते हैं कि साहब एक पैकेट पूड़ी, सब्जी और 100-200 रुपया देते हैं और हम लोगों को अपनी बसों में बैठा के ले जाते हैं, वोट ले लेते हैं और 5 साल कुछ देते नहीं। मैं उनको समझाता हूं कि देखो, एक देसी मुर्गा खरीदोगे तो 1,000-2,000 के मिलेगा, गाय खरीदोगे तो कम से कम 20-25 हजार, बकरी भी खरीदोगे तो 5-6 हजार। अरे यारों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, ये आपके अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, बेहतरी के लिए दिया है। आप उस वोट की कीमत, जानवर से भी बदतर तुम्हारी कीमत। तुम्हें लोग मुर्गा से भी कम कम कीमत समझते हैं, बकरी से भी कम कीमत, गाय से भी कम कीमत। तुम्हारी औकात 250 रुपए की और मुर्गा की औकात 1,000 से 2,000 रुपए की, तो तुम तो मुर्गा से भी बदतर हो। उठो, उस पावर को समझो। देखो, ये दारू पिला के, मुर्गा खिला के, 100-200 रुपया तुझे दे के वोट ले लेता है और 5 साल तुझे मुर्गा बना के घुमाता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, नेता सही बोल रहा है। अच्छा सर, दूसरा एक बात और है कि आपकी जो छवि है वो पूर्वांचल से निकल के अब बाहर आ चुकी है। और कई सारे लोग, अब ये सुगबुगाहट चल रही है जब से आपने दिल्ली में जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है, तो ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब राजभर जी शायद मंत्रिमंडल में आने वाले हैं। तो इसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं जेपी नड्डा जी को बताने गया था कि सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, अरवल, औरंगाबाद से लगायत बिहार के 38 जिले में, 36 जिले में आप आओ, किसी जिले में एक दिन टाइम दे दो तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत का आपको भी एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ हैं। हम इसके लिए उनसे मिलने गए थे। हम भीख नहीं मांगते। ओम प्रकाश राजभर वो चीज है कि जिस तरह खेत है तो पावर अगर है, ताकत है, तो उस खेत से जो चाहो, चाहे गन्ना पैदा कर लो, चाहे गेहूं पैदा कर लो, आलू कर लो, चना कर लो, धान पैदा कर लो, जो चाहो वो पैदा हो जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बनताले खोले जा सकते हैं। तो वो चाबी हम लोगों को समझा रहे हैं कि वो चाबी आपके पास है, वो पावर आपके पास है। अपने पावर को इकट्ठा करो, चाबी अपने हाथ में लो, ताला खोलो, अपना विकास करो, एक गुलामी से निजात पाओ। तो धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इन्हें आसानी से कोई हिला भी नहीं सकता है। राजभर जी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी अगर ये सोचे कि राजभर जी के साथ कोई बार्गेनिंग हो जाएगी या राजभर जी की पार्टी छोटी है, तो ये लोगों को मैं बता दूं, राजभर जी हमेशा तने और चौड़ी राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति वो करते नहीं हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी ने कई मुद्दों को लेकर के बात की है। राजभर जी खुलकर बोलते हैं, वो दमदार हैं,
असरदार हैं, जबरदस्त हैं और वफादार भी हैं। ये वफादारी अपनी कौम के लिए है, अपने समाज के लिए है, अपने वंचितों को लेकर के है। तो मैं राजभर जी से फिर अगली मुलाकात करूंगा बहुत ही जल्द। राजभर जी से